हाय, हाउ आर यू ऑल? तो हम वेक्टर शुरू करते हैं। वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिज़िक्स के अंदर। क्यों रोल प्ले करता है, वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है, क्या नहीं है, तो मैं ये सारी बातें आपको धीरे-धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम शुरू करते हैं, धीरे-धीरे बिल्ड करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर, वेक्टर करते रहते हैं हम, चक्कर क्या है कि वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ये सब बातें करेंगे। तो ये है क्या, क्यों पढ़ा रहे हैं, ये भी बात आनी चाहिए समझ में। जैसे कि एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। हम मैं आपको कहता हूँ कि कुछ ऐसे है कि ये मैं आपसे कहता हूँ, ऑरेंज, आपने ऑरेंज लिए एक थैले के अंदर 1 किलो, ये थैला है, इसमें आपने ये ऑरेंज डाल लिए, ठीक है जी। ओ से डिनोट कर देते हैं, ये ऑरेंज डाल लिए। आपने इसी थैले के अंदर मैंगो भी डाल लिए 1 kg, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये आपने ये भी डाल लिए, इसके ऊपर मैंगो, यहाँ ऐसे भर लिया है थैला आपने ऐसे, ठीक है जी। मैंगो ऑरेंज ऐसे डाल लिए और ये आपने ऐसे, ये थैला है, ठीक है जी। तो बात क्या है, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, सिंपल एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि टोटल मास कितना है इस थैले के अंदर, तो आप तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, तुरंत 2 सेकंड के अंदर आप कि सर 1 किलो ये, 1 किलो ये, टोटल हो गया 2 किलो, क्या बात कर रहे हो। अगर मैं आपसे टोटल मास पूछूं तो आप टोटल मास तुरंत क्या बताएंगे, ध्यान से सुनते रहना। टोटल मास बताएंगे आप 2 किलो। मान लो कोई और चीज़ भी आपने डाल दी इसके अंदर, समथिंग कोई और भी डाला, कोई और फ्रूट भी डाल दिया और 5 किलो वो डाल दिया, तो अब कितना हो गया, 5 kg और एक्स्ट्रा डाला, तो यानी कि आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 1 + 1 + 5 = 7 kg, आप ये कह दोगे। अब तो यहां आपने क्या किया, आपने सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज किया। ऑर्डिनरी, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जो आप अब तक बचपन से पढ़ते आए हो। 1 + 1, 2 + 2, 13 + 7 = 20, लाला जी वाला मैथ, यानी कि हम इसको बोलते हैं लाला जी वाला मैथ, लाला जी वाला मैथ, ठीक है, जो लाला जी दुकान पे बैठ के लगाते हैं। अब यहीं मैं दूसरी सिचुएशन लेता हूं। दूसरी सिचुएशन कैसे लेता हूं मैं, कुछ इस तरीके से लेता हूं, समझना आपको, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल चक्कर क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, पता तो चलना चाहिए ना। अब है क्या, ये ए बंदा है, ये बी, ये ऐसे, ये इसको पुश करता है इधर, ये इसको पुश करता है और ये ब्लॉक है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब ये बंदा, फोर्स आपको पता ही है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, फोर्स की यूनिट भी आपको पता है, मान लो 5 न्यूटन, न्यूटन इसकी यूनिट, ठीक है। अब ये फोर्स है, ये बंदा इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, Fa, इसको पुश कर रहा है, मतलब 5 न्यूटन, और ये Fb भी लगा रहा है 5 न्यूटन। आप खुद सोच लो कि मान लो आप दो दोस्त हो, इधर खड़े हो, आपके बीच में एक ये बॉक्स रखा हुआ है, तो आप भी इसको इधर पुश कर रहे हो, आपका दोस्त भी इधर पुश कर रहा है, और दोनों सेम फोर्स से पुश कर रहे हो, दोनों सेम फोर्स से पुश कर रहे हो, तो क्या ये ब्लॉक हिल पाएगा? नहीं। क्या ये ब्लॉक हिल पाएगा? इस खुद सोचो, सेंस सेंस बन रहा है इस बात का, ये हिल जाएगा? नहीं हिलेगा ना। एक बंदा इधर से पुश कर रहा है, एक बंदा, वो कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कहते हैं, देसी, जो ज़्यादा, जिसके अंदर ताकत ज़्यादा, वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उधर को ये चलना शुरू हो जाएगा। भाई ये दोनों बंदों को अगर मैं कहूँ कि इसको आप हिलाना है आपको, तो जो ज़्यादा फोर्स लगा देगा उसकी तरफ चल जाएगा। भाई इसका फोर्स को काउंटर करके फोर्स लगा दिया, फोर्स तो ये भी लगा रहा है लेकिन ये रोक नहीं पा रहा, तो इसका फोर्स ज़्यादा हो पा रहा है, तब ये इधर चलेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। जब बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो जितना ये इधर, जितना ये इसको इधर करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको इधर कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हिलेगा ही नहीं। बॉक्स जहाँ है, ब्लॉक जहाँ है, वहाँ का वहीं रहेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे कहूँ कि ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लगा, तो आप कहोगे, क्योंकि अभी तक तो हम यही जानते हैं, ब्लॉक के ऊपर अगर मैं फोर्स की बात करूँ
फोर्स ऑन ब्लॉक, तो आप कहोगे कि 5 × 5 ये तो 10 न्यूटन आ गया, लालाजी वाला मैथ लग के। अगर ये 10 न्यूटन आ गया 5 × 5, तो 10 न्यूटन के हिसाब से तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर ब्लॉक के ऊपर फोर्स आपने 10 न्यूटन लगा दिया, इसके मास से डिवाइड करके तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। 9th क्लास में पढ़ के ही आए F इज इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब ये कुछ गलत सा नहीं हो रहा। ये तो सिचुएशन कैसी है, रियलिस्टिक सिचुएशन कैसी है, ये तो सिचुएशन ऐसी है तो मूव ही नहीं कर रहा। अगर हम लालाजी वाला मैथ लगाएं और फिर F इज इक्वल टू एम ए लगाएं, तो ये तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ रहा है, ये कह रहा है कि ये चलेगा। इसका मतलब किस चीज़ में गड़बड़ी है, ये तो गड़बड़ है नहीं, ये तो सच है, ये तो सत्य है। फिर न्यूटन तो गलत नहीं है, फिर क्या गलत है, इसका मतलब ये हमने कुछ गलती की है। तो यहाँ से हमें मोटा मोटे तौर पे एक बात समझ में आती है, एक बात समझ में आती है कि यहाँ हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा का यूज़ कर सकते हैं मास में, जब हम मास को ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब मैं फोर्स को ऐड कर रहा हूँ तो मैं फिर लालाजी वाला मैथ यूज़ नहीं कर सकता कि 5 × 5 कर दिया कि 10 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन, तो मैं लालाजी वाला मैथ यूज़ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अलग अलग तरह की क्वांटिटी के लिए अलग अलग चीज़ें लगेंगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह की क्वांटिटी को एडिशन करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ी, वेक्टर अलजेब्रा की। इस तरह की क्वांटिटी जो ये है ना फोर्स वाली, तो फोर्स जैसी क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, फोर्स जैसी क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी, अभी डिफाइन करेंगे पूरा। एक मैं समझा रहा था, बिल्ड कर रहा था आपके दिमाग में एक इमेज की, मतलब पढ़ क्यों रहे हैं, चक्कर क्या है। जैसे फोर्स जैसी फिजिकल क्वांटिटी को सॉल्व, ऐड या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कह लो आप, तो मैं ऐड ही बोल देता हूं। ऐड करने के लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसको बोला हमने वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि इसका नॉर्मल एडिशन तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो अब हमें फिजिक्स भी पढ़नी है। अब ध्यान से सुनो, आप यहां से फिजिक्स आपकी बिल्ट होने लग रही है। आप एक बात समझो, अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो ये तो हो गया कि भैया कहीं तो लग रहा है वेक्टर, कहीं लग रहा है नॉर्मल। तो इसका मतलब पहले तो मैं डिवाइड करूँ ना कि कौन सी क्वांटिटी में नॉर्मल एडिशन लग जाएगा और कौन सी में नहीं लगेगा। भाई आप कोई भी चीज़ कह रहे हो कि दिक्कत आ रही है, यहाँ 10 चीज़ हैं, 10 चीज़ में 2 चीज़ तो में तो आप 2 × 2 कर दे रहे हो उन क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए, नहीं 8 में नहीं कर पा रहे, या फिर 6 में कर दे रहे हो, 4 में नहीं कर पा रहे। तो पहले क्वांटिटी तो अलग अलग करोगे ना भाई, बाकी फिजिक्स तो बाद में देखी जाएगी जो होगा। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर है, फोर्स है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सबसे पहले, अब पहली चीज फिजिक्स के अंदर, सबसे पहली चीज हमने डिफाइन करी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना। तो एक बार हम अलग अलग करके रख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई इसमें कौन सा मैथ लगेगा, इसमें कौन सा मैथ लगेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप फिजिक्स के अंदर डील करोगे तो मैथ्स तो करना ही पड़ेगा ना भाई। F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स, तो अब ऑब्वियस सी बात है, 4 फोर्स को ऐड करोगे, 2 फोर्स को ऐड करोगे तो मैथ्स लगेगा। वेलोसिटी को, 2 वेलोसिटी को ऐड करना पड़ गया, मैथ्स करना पड़ेगा। तो हर चीज़ में मैथ्स तो करना ही पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर लेते हैं कि भैया किस में क्या चक्कर है। तो सबसे पहली टर्म आती है हमारी, इसीलिए फिजिक्स के अंदर जब हम वेक्टर शुरू कर रहे होते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा समझाया है चक्कर क्या है। तो सबसे पहली चीज़ बच्चे हम शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आई फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, सबसे पहली चीज क्या आई, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या भला है, ये क्या कहती है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, ठीक है जी, एंड विच कैन बी मेजर, ये तो बात सही है, एंड विच आर यूज्ड टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स। मतलब ऐसा नहीं आप किसी की बात करो, जो मेजर की जा सके क्वांटिटी, ठीक है, और जिससे हम फिजिक्स के लॉज डिफाइन कर सकते हैं।
और एक मज़ेदार बात और है, ये तो डेफिनेशन होगी, जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो आप पढ़ के ही आए हो। ठीक है, तो जनरली जितना वर्क, पावर जो भी है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज, तो सब फिजिकल क्वांटिटीज है जिनसे हम लॉज फिजिक्स के बनाते हैं। जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ फोर्स, मास, एक्सेलेरेशन क्वांटिटी है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है, मेनली मोस्टली we study the interrelationship, the interrelationship, interrelationship, ठीक है जी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यही तो पढ़ते आ रहे हो आप। नाइन्थ क्लास में आपने क्या पढ़ा, इस बात का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है नाइन्थ क्लास में आपने क्या पढ़ा, एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ के आए होंगे आप। काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा आपने, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, में आपको याद दिलाऊं, यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ये इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो इस तरह की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। क्लियर है? तो ये क्या है, सब रिलेशनशिप ही तो है। काइनेटिक एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलेरेशन फिजिकल, तो इनके इंटर रिलेशनशिप ही तो है ये, एक दूसरे से कैसे लिंक है। तो यही तो फिजिक्स है। तो बेसिकली हमने क्या डिवाइड किया, हमने हमने भैया बनाया कि मोटे मोटे तौर पे पहले फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो होगी, अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है, तो ये तो सब फिजिकल क्वांटिटी है भैया, जो भी है जिससे भी नापी जा सके, और फिजिक्स में जो यूज कर रहे हो आप, लॉज ऑफ फिजिक्स, डिफाइन लॉज ऑफ फिजिक्स, उसको बोल। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो हिस्सों में बांटा, जैसे जो बात हम यहाँ करके आए थे। देखो यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही थी ना, ये हमने सिंपल अलजेब्रा लगा लिया, यहाँ हम सिंपल अलजेब्रा नहीं लगा पाए। ठीक है, तो हमने अब फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया, फिजिकल भाई कितनी तरह की हैं, अब कहीं क्या लग रहा है, कहीं क्या लग रहा है, तो उसके लिए हमने डिवाइड किया फिजिकल क्वांटिटी को। हम यहां तक वही बात करते हैं, दो की ही, स्केलर और वेक्टर। फिर आगे जाके आप टेंसर भी कभी कभी नाम सुनोगे। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत तुम्हें है नहीं। तो हम बात करते हैं जी फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी में होता है, आपने अब नाम सुना होगा नाइन्थ क्लास में, स्केलर और वेक्टर। स्केलर यानी कि जैसे मास वगैरह वो हमने रखे इसमें, जहां नॉर्मल अलजेब्रा आप लगा सकते हो, लाला जी वाला मैथ, और यहाँ जहां आप ये वाला मैथ यूज नहीं कर सकते, उन सारी क्वांटिटीज को बोला हमने वेक्टर। अब उनकी पहचान क्या होती है, वेक्टर किन को बोल दिया, फोर्स वाली। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो अल्टीमेटली ये फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, और ये फोर्स एक दूसरे को अगर देखो आप ध्यान से कैंसिल आउट कर रहे हैं। 5 न्यूटन ये इधर लगा रहा है, 5 न्यूटन ये इधर लगा रहा है, यानी कि ये जितने इससे पुश कर रहा है, ये सेम उससे पुश कर रहा है फोर्स से, इसलिए ब्लॉक चल नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली ये फोर्स है, फोर्स के पास क्या है, डायरेक्शन है। तो यहीं से हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। पहले अब आपके समझ में आ रहा होगा ये, उसी लिए मैंने जब शुरू किया है तो एक एग्जाम्पल से शुरू किया, ताकि अच्छी ऐसे ऐसे है, ये ज़रूरत पड़ी। तो देखो, स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब है कि भैया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantities which which can be described by numerical value with यूनिट। ठीक है, तो आप कैसे, जैसे कि मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे मास, अभी मास की बात कर रहे थे, यानी कि 2 kg, तो ये तुम्हारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है तुम्हारी यूनिट, ये यूनिट, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू। और फिर ये अलग क्यों है,
ये अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है कि इट ओबे, ठीक है जी, ऑर्डिनरी एल्जेब्रा 2+2, सिंपल लाला जी वाला मैथ। अब दूसरी बात, इसकी क्या कैसी वैल्यू हो सकती है? पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। अब आप कह रहे हो सर ये क्या, क्यों? एग्जाम्पल दे देते हैं इसके। जैसे मास है तुम्हारा, तो हमारे दिमाग में तो मास ही आता है ना सर। तो मास तो भैया 2 kg है, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास तो नेगेटिव नहीं होता, बात सही है। लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो, और आपने अगर सुना हो 10th में पढ़ के आई होंगे आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ाई, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए इसकी दोनों वैल्यू पॉसिबल है। पर मेन बात क्या है, अगर मैं स्केलर के बारे में पूछूं आपसे, तो स्केलर क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या फॉलो करती है? ऑर्डिनरी अलजेब्रा। यानी कि मोटा मोटे तौर पे हम कह देते हैं कि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। फिर हमने वेक्टर को कैसे डिफाइन किया बच्चे? ध्यान से समझते रहना, आराम आराम से चैप्टर समझोगे, बिल्ट होगा। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वेक्टर समझ लिया तो समझ लेना कि काइनेमेटिक्स आपको आ गया, एनएलएम आपको आ गया। आपको इन दोनों चैप्टर में रोटेशन कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब भी बच्चे को दिक्कत आती है तो बच्चे को वेक्टर ही, क्योंकि अल्टीमेटली, अरे आप खुद सोचो, ये ब्लॉक रखा हुआ है, वो आपसे कहेगा ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया, ये एंगल दे दिया आपको 37 डिग्री, बताओ एक्सेलरेशन बताओ। तो आपको फोर्स के ये चेक करना है ना, इधर फोर्स के कंपोनेंट कितने लगेंगे भाई, फोर्स के ये, तो ये वेक्टर ही तो बताएगा सब कुछ। कंपोनेंट करने वो वेक्टर में सीखेंगे। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हमने कैसे, हमें उसको सॉल्व करना है। अब ये वाली को तो सिंपल है, 2+2 कर दिया, ऐड करना है। लेकिन भाई ये वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन भी है, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा इसीलिए सिखाया जा रहा है। तो जिस बच्चे को वेक्टर नहीं आता, वो काइनेमेटिक्स कैसे करेगा, वेलोसिटीज का एडिशन कैसे करेगा, एक्सेलेरेशन को डील कर, एक्सेलेरेशन भी डायरेक्शन होती है उसमें भी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए सारी बातें आपको सिखाई जा रही हैं। अब आप ध्यान से सुनो, वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब भैया सीधा सा ये है, जो बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि एनी क्वांटिटी which have magnitude and direction, which have magnitude and direction, and also follow, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन वो तो है, लेकिन ऑल्सो फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। ठीक है जी, मतलब डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और दूसरी बात फॉलो क्या करती हो? वेक्टर अलजेब्रा, वो भी जरूरी है। वेक्टर अलजेब्रा मतलब ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन, वो सारी बातें हम जानेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल आप 9th क्लास से सुनते आए हो, शायद आपने कम ध्यान दिया होगा, क्योंकि बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते 9th क्लास में। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब तो आपने पढ़ ही रखे हैं ना। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? वेक्टर के हैं। ठीक है जी, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इसकी थोड़ी मैं अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है कि जैसे फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर ये एरो लगा दो। समझ रहे हैं आप? दूसरा, ये वेक्टर, और इसका अगर मैं ये मोड ले लूं, मोड मतलब ये अब इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंबल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर मैं सिंपल इसी लगा रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? फोर्स, यानी कि वेक्टर, फोर्स वेक्टर की बात कर रहा है, ये वाला सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो ये तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन होगी, आप एरो लगा देते हो बस, और कोई अलग से नहीं लिखना आपको। कई बुक्स में क्या है, बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है,
कई बुक स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो उसमें बोल्ड लेटर में आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, वो एरो नहीं लगाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना जी। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी ग्राफिकल फॉर्म की। धीरे धीरे मैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं वेक्टर पे बात करनी शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे तो मेनली वेक्टर ही सीखना है भाई। ये तो लाला जी वाला मैथ तो तुम्हारा आता ही है तुम्हें, ठीक है। मेनली तो यही सीखना है ना भाई, इस वेक्टर को एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करें। यहाँ जो हमें दिक्कत आई थी इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो इसका ही तो मैथ सीखना है। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं प्रॉपर यहाँ से वेक्टर अलजेब्रा। ये है तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा। अभी तक तो मैंने बिल्ड किया है, फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग कर लिया। अच्छा भाई, जो वेक्टर क्वांटिटी है उन पे हम क्या वेक्टर अलजेब्रा यूज करेंगे। चलो, तो अब वेक्टर को कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे जनरल सीख लेते हैं, फिर तो कर ही लेंगे। जैसे हम पहले बेसिक मैथ में क्या सीख रहे थे, y इज इक्वल टू 4x², तो dy/dx ही तो सीखा था, जनरल सीखा था ना। फिर बाद में आगे क्या हो गया, s इज इक्वल टू 4t², यानी कि ds/dt किया आपने, तो ये क्या आ गया आपका 8t, यानी कि ds/dt क्या आया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t। फिर ये फिजिक्स में आप यूज़ करने लगे, लेकिन डिफरेंशिएशन तो वही किया ना, वही तो याद है आपको, ds/dt dy/dx, सेम ही चीज़ तो की, जनरल निकाला, आपको पता है फंक्शन का ऐसे करते हैं, फिर आप करने लगे। सिमिलरली हमें सीखना तो पड़ेगा वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि पूरी फिजिक्स में ही वही है। अब ग्राफिकल फॉर्म की बात करते हैं। देखो किसकी बात करते हैं जी, ग्राफिकल फॉर्म। ध्यान से देखो ग्राफिकल फॉर्म का, अगर मैं ये एरो लगाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ऐसे मैं कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा लेट्स सपोज ए वेक्टर, और मैं ये ग्राफिकल फॉर्म, क्योंकि ग्राफिकल हम अप्रोच लेके सवालों को सॉल्व करेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ इस बात का। तो इसका मतलब ये है कि जो ये आपकी लेंथ है ना, ये जो एरो आपने बनाया है, ये जो लेंथ है, ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चे, मैग्नीट्यूड को, क्योंकि वेक्टर यानी कि एरो से आप, तो आप ठीक है आपने ये वेक्टर बना दिया। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक ये वेक्टर बनाया मैंने, पी वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ से मुझे, और ये एरो ये क्या शो करेगा, ये एरो शो करता है डायरेक्शन को। ये किसको शो करता है, डायरेक्शन को। ये होता है, इसको बोलते हैं टेल, और ये होता है तुम्हारा हेड, ठीक है जी। तो हेड की जिधर है तो डायरेक्शन उधर ही है। तो अब मैंने नीचे बी वेक्टर भी बना दिया, तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कहना क्या चाहते हो। मान लो मैंने दो वेक्टर बना रखे हैं, तो बड़े ऊपर वाला बड़ा है, लेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ए का मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे मोड़ लगा के, या फिर सिंपल ए भी लिख दो, ठीक है जी। इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, ये ऊपर देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ कम है। ये ग्राफिकल का मतलब है, ये हम मतलब निकालेंगे, हम चीज़ों को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि छोटे वाला वेक्टर यानी कि छोटी लेंथ का बनाएंगे, बड़ा वेक्टर बड़ी लेंथ का बनाएंगे। अब बात क्या है, डायरेक्शन, ये किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। तो यहाँ से हमें मोटी मोटी ये बातें ग्राफिकल यानी कि ये हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीट्यूड का ये मतलब है लेंथ से रिप्रेजेंट कर, लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है, और ये जो इसका हेड है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। जिधर भी हो, इधर है तो इसका मतलब डायरेक्शन ये है, और ये लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड को बता रही है, सिंपल। तो अब इतना पढ़ने के बाद अब मान लो, देखो अब बेस इसमें क्या होता है ना, असर्शन रीजन टाइप सवाल भी बनते हैं यहाँ से, और स्टेटमेंट वाले भी बन जाते हैं। तो जैसे आपको कोई मान लो ये स्टेटमेंट दे, ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दे कि पहला स्टेटमेंट आ गया, आपसे वो कहना चाह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, कि जो स्केलर क्वांटिटी है भैया उसकी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती। ये स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स बताना है और आपको, ट्रू या फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट देखो,
सेकंड स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। सेकंड, और सोचो आंसर क्या होगा। सेकंड स्टेटमेंट हो गया आपका, ए स्केलर क्वांटिटी मे बी यूनिटलेस। स्केलर क्वांटिटी यूनिटलेस हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया तुम्हारा? फॉल्स। अभी बता के आया था मैं, दोनों वैल्यू हो सकती हैं। तो ये तो गलती है, क्योंकि चार्ज की क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है, +2 कुलाम या -2 कुलाम। आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, दोनों हो सकती है। अब आ जाते हैं इस पे, क्योंकि दिमाग में बच्चे के तुरंत एकदम से चीज़ आती है, सर यूनिट तो होगी ही होगी। आप तो यहाँ बता ही रहे थे, आप तो यहाँ बता ही रहे थे, क्या बता रहे थे कि भैया ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट भी होगी। बिल्कुल जनरल यही है, ज़्यादातर आपको डेफिनेशन यही मिलेगी। लेकिन लेकिन ये पूर्णतः सच नहीं है, पूर्णतः सच नहीं है, पूर्णतः सच नहीं है। पूर्णतः सच कैसे नहीं है? कुछ क्वांटिटी आप पढ़ के आए होंगे, जैसे मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिफाइन करते हो म्यू इज इक्वल टू C/V। किसी मीडियम का जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई, जब उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है उससे डिवाइड कर देते हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज़ आ जाती है। ये ऊपर क्या है? मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो तो कांस्टेंट ही आएगा ना। क्लियर है? तो कोई डायमेंशन नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी होती हैं? यूनिटलेस। तो हाँ बिल्कुल इसका जवाब होगा यस। तो इस बात से बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने स्टेटमेंट लिया है कि ये जो जनरली किताबों में या हर जगह यही डेफिनेशन लिखी मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम, हाँ जनरली हम ऐसे डिफाइन करते हैं स्केलर को कि स्केलर का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, लेकिन ये पूर्णतः भी सच नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जिनके पास खाली खाली मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो कांस्टेंट है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहीं मैंने स्टेटमेंट के तौर पे ये चीज़ ले ली है, ताकि आप ये चीज़ में कभी भी गलती ना करो, ठीक है। इसके अलावा अब आपसे वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता। ये बेसिक्स में सारा मैं बिल्कुल बता चुका हूं कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हो गया जी, ये ट्रू हो गया, ये सॉरी यस कर दिया मैंने, ये ट्रू लिख देता हूं, यहाँ ये लिख दिया मैंने ट्रू, ठीक है जी। अब थोड़ा सा वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं वेक्टर के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वेक्टर्स, जो बहुत काम के हैं, बिल्कुल बेसिक है। आज ये पहला लेक्चर बस मैं बिल्ड कर रहा हूँ कि वेक्टर है क्या। तो वेक्टर एक तो आपको दिमाग में सेट हो गया कि अच्छी है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ठीक है। अब आप खुद सोच लो कि एक इधर मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है और ये फिजिकल क्वांटिटी एक फोर्स ऐसे है। अब नॉर्मल तो एडिशन कर नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन भी है, तो वो आपको सीखना है, उसका ही मैथ सिखा रहा हूँ मैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ बिल्ड होने लग रही है। तो आ जाते हैं जी वापस अपनी चीज़ों पे। पहली पॉइंट, इफ, और ये बड़े काम के हैं, 4 पॉइंट हैं, बड़े काम के हैं। इफ ए वेक्टर, यहां से अलजेब्रा शुरू हो जाता है आपका। इफ ए वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू itself, it does not change। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चेंज नहीं होता, मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि भैया ये वेक्टर है, समझ भाई, समझ में भी तो आना चाहिए ना। ये ए वेक्टर है, चलो क्या कह रहे हो सर, इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा। पैरेलल शिफ्ट कर दिया, मतलब इसका मतलब ये है कि इस ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब है आप यहाँ ले जाओ, आप यहाँ ले जाओ, रखो पैरेलल, बस कहीं भी ले जाओ
आप इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, वेक्टर चेंज नहीं होता। ये भी ए वेक्टर, ये ए वेक्टर ही रहेगा, ये ए वेक्टर ही रहेगा। अब सर अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये ए वेक्टर ही रहेगा मतलब क्या है? थोड़ा सा इमेज अगर सेट हो जाए दिमाग में, इमेज बन जाए। देखो भाई, ये फोर्स है, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ये आपने फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंट किया। ये वेक्टर किस किस से मिलके बना है? ये वेक्टर मिलके बनता है मैग्नीट्यूड से प्लस डायरेक्शन से। तो वेक्टर बदलेगा कब? वेक्टर तब बदलेगा जब आप डायरेक्शन बदल दो या फिर आप मैग्नीट्यूड बदल दो। यही तो, इसी बात पे तो डिफाइन किया है ना। यहाँ क्या हमने कहीं भी मैग्नीट्यूड बदला? ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ मैंने बराबर ली है, ये बराबर है लेंथ, बराबर लेंथ है। क्या मैंने डायरेक्शन चेंज करी? नहीं चेंज करी। तो पैरेलल शिफ्ट का मतलब यही है कि आप एक वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हो पैरेलली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर नहीं बदलेगा, ये ए वेक्टर ही रहेगा, ये कहने का मतलब है। क्योंकि ना तो आप इसका मैग्नीट्यूड बदल रहे हो ना इसकी डायरेक्शन। इस वेक्टर का आपको कोई पूछे क्या लेंथ उतनी है? हाँ सर। डायरेक्शन किधर है? इधर। इसकी भी तो इधर ही थी, इसकी भी तो इधर ही है, इसकी भी तो इधर ही है। तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जब एडिशन वगैरह करेंगे तो शिफ्टिंग करेंगे, तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात इंपॉर्टेंट पता चली, ये बेसिक है। और बिल्कुल दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात समझो। दूसरी बात है, इफ ए वेक्टर is rotated other than 2 pi एंगल, ठीक है जी, इट चेंज। इसको समझाओ जी, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है भाई, वेक्टर का अलजेब्रा आप वेक्टर को उठक पटक वेक्टर के साथ ही तो करेंगे। तो अगर ये कह रहा है कि अगर अदर देन 2 पाई, अब इसका मतलब क्या है सर? एक बार समझाओ इसको। देखो भैया, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, आपने इसको घुमाया, रोटेट किया और वापस घुमा के आप 2 पाई ले आए, तो क्या वेक्टर वहीं आ गया? ठीक है। क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं भाई, ये आपने घुमाया, इसको घुमाया 2 पाई, तो यहीं आ जाएगा ना वापस, चक्कर सर्कल काट के। तो ये तो इसके ऊपर ही आ गया वापस अपनी पहली पोजीशन। तो जो वेक्टर पहले था वही बाद में रहा, वेक्टर चेंज कहाँ हुआ? लेकिन अगर इस वेक्टर का आपने सिर्फ एंगल इतना चेंज किया, ये इतना एंगल चेंज करने का मतलब है, अगर आपने ये वेक्टर ऐसे कर दिया, आपने क्या करा? लेंथ सेम रखी, लेंथ सेम है, आपने ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रखा, ये सेम है यहाँ, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब आप इसको ए वेक्टर नहीं लिख सकते। अब आप इसको ए वेक्टर नहीं लिख सकते, वेक्टर बदल चुका है। वेक्टर ए वेक्टर की खास बात क्या थी? ए वेक्टर की खास बात ये थी लेंथ और डायरेक्शन। आपने नो डाउट आपने लेंथ सेम रखी, लेकिन आपने डायरेक्शन तो चेंज कर दी। तो अब ये ए वेक्टर नहीं रहा, वेक्टर चेंज हो गया है। अब ए वेक्टर तो ये है ना, हर चीज़ को एक स्पेसिफिक देना पड़ेगा ना, तो ए वेक्टर तो ये हो गया। तो अब ये ए वेक्टर नहीं बना, ये बी वेक्टर बन गया। और हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के बराबर है। यहां से आप बस इतनी बात बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई आपको ये कहने लगे कि बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर, ये गलत बात है। आपको कोई ये कह दे, स्टेटमेंट दे दे, ऐसे इतना सा दिया उसने, ए वेक्टर दिया, ए वेक्टर ये दे दिया, आपको कह दिया कि बी वेक्टर ए वेक्टर, या फिर ऐसा कह दिया एक वेक्टर है जिसको आपने 30 डिग्री रोटेट कराया सेम वेक्टर को, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, ए वेक्टर ऐसे दे दिया, बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, और दे दिया आपको नॉट इक्वल टू ए वेक्टर, ऐसे करके ऑप्शन आपको दे दिए। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपने जब वेक्टर रोटेट किया तो आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। और वेक्टर की खास बात क्या होती है? अगर मैं ए वेक्टर मैंने ये बना रखा है तो इसकी खास बात ये है, ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, और जो ये हेड जो शो कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन को, ये
एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो आपका वेक्टर चेंज हो गया। अदर देन 2 पाई एंगल, वो मैंने सबसे पहले मतलब समझाया था उस बात का। एक एक बात मैं प्यार से, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एक एक बात आपके समझ में आनी चाहिए। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। तीसरी बात वेक्टर के बारे में, तीसरी बात लिखो जी। एक एक बात लिख रहा हूँ मैं, एक एक बात उसको तमीज से समझा रहा हूँ। तीसरी बात होगी, इफ द फ्रेम of reference is translated or rotated, the vector does not change. इस बात का क्या मतलब है जी? इस बात का मैं मतलब बताता हूँ। ये होता है तुम्हारा एक्सिस है, आगे जाके अभी पढ़ेंगे हम। ये एक्सिस है और आपने ये ओ है, ये कोई एस फ्रेम है और आपने ये बना दिया, ठीक है जी। ये वेक्टर मैंने बना दिया ए वेक्टर। अगर आप ये कहना चाहता है ये है, आपने अगर ये एक्सिस ऐसे है ना, एक्सिस तो मेरे हाथ में है ना बनानी, मैंने एक्सिस ऐसे ना बना के ऐसे बना दी, मैंने इसको रोटेट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, मैंने इसको ट्रांसलेट ऐसे कर दिया, यहाँ ले गया मैं एस डैश, या मैंने इसको ऐसे कर दिया, एक्सिस मैंने ये बना दी एस डैश, ट्रांसलेट कर दिया, रोटेट कर दिया। क्या वेक्टर आप देख रहे हो? वेक्टर, वेक्टर की पहचान क्या है? वेक्टर की पहचान है ये और ये। क्या इसमें बदलाव आया? नहीं। तो इसलिए आप एक्सिस ऐसे बनाओ, आप एक्सिस को चेंज कर दो, ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक्सिस को आप आगे पीछे कर लो, वो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ें कर रहे हो। लेकिन वेक्टर कह रहा है कि मैं तो यही हूं भाई, मैं तो जैसा था वैसा ही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इस बात का मतलब आपसे समझ में आ गया। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एक्सिस जो आप कहते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अभी सारी बातें जब हम काइनेमेटिक्स शुरू कर रहे होंगे ना, तब मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सारी बातें। तो अभी के लिए बस इतना ही सीखो। तो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से सीख रहे हैं, बिल्कुल बेटा बेसिक लेवल। कि अच्छे, अरे वेक्टर, अरे वेक्टर तो ऐसा का ऐसा ही है, ये कैसे चेंज हो जाएगा? आपने ना डायरेक्शन बदली, आपने ना उसकी लेंथ उसके साथ तो छेड़खानी नहीं करी आपने, तो बदलेगा कैसे? तो मोटे मोटे तौर पे ये बात है। अब चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और आपको सुन के मजा आएगा, और ये चारों बात वेक्टर के बारे में है, बेसिक बात है बिल्कुल। चौथी बात क्या है बेटा? चौथी बात ये है कि टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल, if their magnitude and direction are equal। ठीक है? लेकिन लेकिन एक और मजेदार बात, एंड दे रिप्रेजेंट they have to represent same physical quantity। समझ रहे हैं आप? मतलब ये तब इक्वल माने जाएंगे। अब आपसे, आपके दिमाग में क्या, सर वेक्टर, वेक्टर इक्वल कब होगा? अरे सर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसका अगली लाइन जो लिखी है इसका मतलब मैं आपको पूछता हूं, एग्जाम्पल देके पूछता हूं, आपसे ही पूछता हूं, आप मुझे बताओ। क्योंकि बच्चे के दिमाग में, सर क्या आप बात कर रहे हो सर, ये एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया आपने, सेम फिजिकल क्वांटिटी? मतलब सर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? मास, वेलोसिटी, सब कुछ। पहले फिजिकल क्वांटिटी आई ना भाई, फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिससे हम बेसिक लॉज बनाते हैं फिजिक्स के। क्योंकि फिजिक्स में आप क्या इंटर रिलेशनशिप भी पढ़ते हो, और फिजिक्स क्या है?
यही तो है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये फोर्स है, ये बनाया मैंने, ये दूसरा वेक्टर। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, और फोर्स दे दिया मैंने 10, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये दे दिया मैंने 10, बराबर ही तो देना था। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या F इज इक्वल टू वी वेक्टर है? समझ रहे हो आप? लॉजिक आया समझ में? आधों के तो समझ में आ गया होगा। अरे भाई, अरे भैया, फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, ये न्यूटन, समझ रहे हो? फोर्स और वेलोसिटी सेम कैसे हो सकते हैं? फोर्स और वेलोसिटी सेम कैसे हो सकते हैं? इसीलिए दो वेक्टर को इक्वल तब कहा जाएगा जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। ये नहीं है वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन दोनों सेम फिजिकल, अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, इसीलिए ये लाइन लिखी गई है, दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब तो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए, वेलोसिटी वेलोसिटी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक बात थी। अब 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 जैसे कि तो यहाँ ये है, तो ये लिख देता हूँ मैं, नहीं, एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वी वेक्टर। और ये सवाल आता रहता है, ये पेपरों वेपरों में आपको रखा मिलेगा, ये बेसिक सवाल ही आते हैं। अब तक मैंने जो पढ़ाया है ना, उसमें से आप देख लेना, आप जिस जिस भी कोचिंग या कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, मैक्सिमम आपकी कॉपियों में लिखे मिलेंगे। और ये बेसिक जितने अच्छे समझ में आएंगे, चीज़ें हमारे लिए उतनी बेहतर रहेंगी। अब एक सवाल मैं आपको लिखता हूँ, मज़ेदार, मज़े लेके, देखो मेरा काम है कि मज़े लेके फिज़िक्स को आपको सिखाना, ठीक है, ताकि आप बेहतर बन सकें। बस मेरा आइडिया है कि जो चीज़ में शायद मैं एज ए स्टूडेंट सफ़र किया हूँ, आप लोग ना करें। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से चीज़ों को बिल्कुल एकदम लाइटली होके सीखें, मतलब हल्के होके, ज़्यादा भारी वजन देने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। आप जितने खुश रहेंगे ज़िंदगी में उतना ज़्यादा बेहतर है, हल्के रहो ज़िंदगी में, वज़न देने की ज़रूरत नहीं है। देखो जी, अब सवाल लिखते हैं। सवाल हो गया, ए वेक्टर में चेंज इफ पहला फ्रेम, ऑप्शन आप सेलेक्ट करना, फिर आप आंसर चूज कर लेना, आप देख लो एक बार पॉज करके, फिर बाद में सुनना आंसर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड, frame of reference is translated. B, vector is rotated. C, frame of reference is rotated. ठीक है जी। D, vector is translated. Vector is translated parallel to itself. अरे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब वेक्टर चेंज हो सकता है क्या? वेक्टर में और मस्ट का बड़ा यूज है। अब फिजिक्स के अंदर में और मस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके सामने सवाल है, ए वेक्टर में, अब जिसको थियरी मेरी बात सुनाई दी होगी, जिसने ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा एक एक बातों को, अब उसके धीरे धीरे चैप्टर, क्योंकि अब चैप्टर, अभी वेक्टर शुरू हो रहा है, और मैं ऐसे ही, और वेक्टर आप ये ऐसा बिल्कुल फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो। काइनेमेटिक्स जब तक पूरा होगा, वेक्टर आपकी उंगलियों पे होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। ए वेक्टर में चेंज इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड। अच्छा, मास्टर ने तो कुछ ऐसा सिखाया था, ए वेक्टर ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एक्स वाई एक्सिस, इसके साथ छेड़खानी करे ये चेंज, ये तो कभी भी नहीं होगा। तो पहला तो गलत। फिर वेक्टर इज रोटेटेड, हाँ मास्टर ने कुछ कहा था, वेक्टर रोटेट करेंगे तो चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का तो चक्कर ही खत्म है। वेक्टर इज ट्रांसलेटेड पैरेलल, पैरेलल में तो सेम रहता है, ये भी गलत बात है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बची, वेक्टर इज रोटेटेड। तो ऑप्शन